नमस्कार। 30 मार्च 2025 प्रधानमंत्री और प्रचारक रह चुके नरेंद्र मोदी अचानक आरएसएस मुख्यालय पहुंचते हैं। कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं, कोई आधिकारिक एजेंडा नहीं। फिर यह दौरा क्यों? द इंडियन एक्सप्रेस के हिसाब से प्रधानमंत्री के अचानक आरएसएस मुख्यालय पहुंचने से आरएसएस के शीर्ष के लोग और बीजेपी के पुराने नेता हैरान थे। हैरान इसलिए थे क्योंकि पहले कभी भी बीजेपी के नेताओं ने खुले तौर पर आरएसएस से अपना संबंध जाहिर नहीं किया था। मगर इस मामले में प्रचारक रह चुके नरेंद्र मोदी की तारीफ करनी होगी कि उन्होंने खुले तौर पर ना सही मगर आरएसएस और बीजेपी को एक दूसरे का जीवन संगिनी माना है। पर सवाल ये उठता है कि नरेंद्र मोदी 2014 से प्रधानमंत्री हैं, फिर अचानक 2025 में उन्हें आरएसएस मुख्यालय जाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या यह सिर्फ संयोग है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को महज 240 सीटें ही मिल पाईं? मई 2024 में द प्रिंट में छपे एक रिपोर्ट ने खुलासा किया कि यूपी में आरएसएस स्वयंसेवकों ने 2024 के चुनाव में बीजेपी के लिए बेमन से प्रचार किया था। कारण, कई सीटों पर बीजेपी ने दूसरी पार्टियों से आए नेताओं को टिकट दे दिया था और इस बात से स्वयंसेवक नाराज थे। और यही हाल कुछ और अन्य राज्यों में भी था और बीजेपी के कम सीट जीतने का ये एक मुख्य कारण था। सवाल ये उठता है कि बीजेपी का सहयोग आरएसएस की मजबूरी क्यों है? आरएसएस हमेशा से ढोल पीटती रही है कि वो एक गैर राजनीतिक और सांस्कृतिक संगठन है। फिर बीजेपी के लिए उसका इतना जोरदार प्रचार क्यों? सच तो ये है कि आरएसएस को अपने हिंदुत्व विचारधारा को थोपने के लिए सत्ता की जरूरत है और बीजेपी को आरएसएस के कार्यकर्ताओं की। एक सवाल आप सबसे, क्या आपको लगता है कि आरएसएस गैर राजनीतिक संस्था है? कृपया अपना जवाब कमेंट बॉक्स में सिर्फ यस और नो में लिख के भेज दें। एक गुजारिश, अगर आपको हमारा वीडियो और उसका कंटेंट अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर करें और पूरा देखें। और अगर अच्छा नहीं लगता है तो हमें कमी बताएं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसमें सुधार कर सकें। 1999 से 2004 के बीच स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने फुल टर्म यानी पूर्णकालिक सरकार के दौरान आरएसएस को अपने सरकारी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने दिया था और इस कारण से उस समय आरएसएस के सर संघचालक के सुदर्शन के साथ उनकी नहीं बनती थी। और वाजपेयी के शासनकाल में आरएसएस अपनी विचारधारा को सरकारी माध्यमों से नहीं फैला पा रही थी क्योंकि वाजपेयी हिंदुत्व विचारधारा के समर्थक तो थे मगर गैर हिंदुत्व विचारधारा के विरोधी नहीं थे और आरएसएस को अपने आसपास ज्यादा फटकने भी नहीं देते थे। वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी हिंदुत्व विचारधारा के कट्टर समर्थक हैं और गैर हिंदुत्व विचारधारा के कट्टर विरोधी। 2014 में मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद आरएसएस सत्ता का इंजन ऑयल बन गई। इसी दौरान आरएसएस को अपनी कट्टर विचारधारा और राजनीतिक महत्वाकांक्षा को खुले तौर पर फैलाने का मौका मिला। लव जिहाद, गौ रक्षा, सीएए, एनआरसी जैसे मुद्दों को जानबूझ के उछाला गया। आरएसएस अपने आप को सांस्कृतिक संस्था कहती है मगर उसके स्वयंसेवक का राजनीतिक चुनाव के दौरान खुले तौर पर बीजेपी के लिए घर घर जाकर प्रचार करना इस बात का सबूत है कि आरएसएस सिर्फ सांस्कृतिक संस्था नहीं है बल्कि वो एक राजनीतिक इच्छा रखने वाली संस्था है। आरएसएस के बिना बीजेपी अधूरी है और बीजेपी के बिना आरएसएस बेबस। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 2024 में इंडियन एक्सप्रेस को दिए गए एक बयान में कहा कि शुरू में हम कमजोर थे और कम सीटें थी, इसलिए आरएसएस की जरूरत थी। आज बीजेपी खुद से सक्षम है अपने आप को चलाने के लिए। यहां हम का मतलब बीजेपी से है। दरअसल जेपी नड्डा ये कहना चाहते थे कि बीजेपी के अंदर आरएसएस का कोई हस्तक्षेप नहीं है, पर सच्चाई ये है कि जब आरएसएस ही बीजेपी हो तो हस्तक्षेप जैसा शब्द मजाक लगता है। नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, नितिन गडकरी, अमित शाह, भूपेंद्र यादव, धर्मेंद्र प्रधान, हरदीप सिंह पुरी, अर्जुन सिंह मेघवाल, वी मुरलीधर, योगी आदित्यनाथ, शिवराज सिंह चौहान, हिमंत विश्व शर्मा, पुष्कर सिंह धामी, वसवराज बोम्मई, जेपी नड्डा, बीएल संतोष, राम माधव, संबित पात्रा, अनुराग ठाकुर, ये वो बड़े नाम हैं जिनका आरएसएस से गहरा संबंध है या पहले था। क्या अब भी आप मानते हैं कि बीजेपी पर आरएसएस का कोई प्रभाव नहीं है? सच तो यह है कि आरएसएस को अपनी विचारधारा फैलाने के लिए बीजेपी का सहारा चाहिए और बीजेपी को जनता तक पहुंचने के लिए आरएसएस के कार्यकर्ता ये एक मैरिड कपल की तरह हैं जो अलग हो ही नहीं सकते। 31 मार्च को द मिंट में छपे खबर के अनुसार शिवसेना उद्धव गुट के संजय राउत ने यह दावा किया
कि प्रधानमंत्री मोदी आरएसएस के साथ मिलकर अपने रिटायरमेंट पर चर्चा कर रहे थे, क्योंकि 17 सितंबर 2025 को मोदी 75 साल के हो जाएंगे। मेरी तरफ से मोदी जी को हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। और ये सीरियस नोट पर है। लेकिन क्या सच में प्रधानमंत्री मोदी अपनी मर्जी से सत्ता को छोड़ देंगे? ये बात थोड़ी हजम नहीं होती है। आपको बताता हूं कि क्यों नहीं होती है। सच ये है कि 2014 में एल.के. आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को मार्गदर्शक मंडल का मार्ग दिखाकर मोदी और शाह ने साबित कर दिया था कि किसी को भी इस कुर्सी के आसपास नहीं भटकने देंगे। जरूरी सवाल यह है कि क्या बीजेपी मोदी के बिना टिक पाएगी? अमित शाह उन्हें जनता संवेदनहीन मानती है। नितिन गडकरी आरएसएस चाहेगा, पर क्या मोदी शाह बनने देंगे? योगी क्या देश तैयार है? एक एक का जवाब ढूंढते हैं। अमित शाह बीजेपी के सबसे कुशल रणनीतिकार हैं, पर क्या आप जानते हैं कि उनके बारे में लोगों की धारणा है कि वो बहुत ही कठोर और मोदी से भी कट्टर किस्म के व्यक्ति हैं। गुजरात सोहराबुद्दीन केस में सीधा सीधा इन्हीं का नाम आया था, बाद में बरी हो गए थे। और शायद ये खुद भी जानते हैं कि पीछे रहकर काम करने में ये ज़्यादा सक्षम है, इसलिए इनका पीएम बनना आसान नहीं होगा। तो फिर अगला विकल्प कौन? गडकरी। क्या वो पीएम बन पाएंगे या फिर आरएसएस का सपना सपना ही रह जाएगा? चलिए समझते हैं। अभी बीजेपी और मोदी एक दूसरे के पर्याय हैं, इसलिए आरएसएस अभी चाह के भी गडकरी को पीएम नहीं बना सकती है। और ना ही आरएसएस ये गलती करेगी, क्योंकि आरएसएस की फंडिंग, आलीशान ऑफिस, मंत्रालयों से लेकर दूसरे सरकारी दफ्तरों में इनकी पहुंच बीजेपी के सत्ता में रहने से ही है, और वो ये राजशाही किसी कीमत पर नहीं खोना चाहेगी। दूसरा पहलू ये है कि अभी बीजेपी आरएसएस की नहीं सुनेगी, क्योंकि उसके सितारे बुलंद हैं। अगर आरएसएस बीजेपी पर अपनी पूरी पकड़ बना के रखना चाहती है तो उसके लिए उसे अगले चुनाव का इंतजार करना होगा, और अगर उस चुनाव में बीजेपी की सीटें कम हुई तब आरएसएस अपने हिसाब से चीजों को करवा सकती है। अब अगला विकल्प कौन? योगी। योगी ने अपने आप को अलग अलग समय में मोदी के बराबर रखने की कोशिश की है और उसमें सफल भी हुए हैं। सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हैं। मोदी और योगी की विचारधारा करीब करीब एक सी है और आरएसएस के करीबी भी। इसलिए अगर कभी मौका मिलेगा तो योगी उसमें जरूर खड़े होने की कोशिश करेंगे, और अलग अलग खबरों के हिसाब से अभी भी करते रहते हैं। अगर गुजरात खेमा किसी और को पीएम कुर्सी तक पहुंचने देगा तो आरएसएस मुख्यालय में प्रधानमंत्री मोदी ने आरएसएस को हमारे अमर संस्कृति का वट वृक्ष यानी बरगद का पेड़ कहा। पर क्या ये वट वृक्ष सभी को छाया दे रही है, या फिर छाया देने से पहले ये हिंदू और गैर हिंदू के बारे में पूछती है और फिर छाया देती है? भगवत गीता में कहा गया है कि जो वट वृक्ष को समझता है वो वेद को समझता है। अटल बिहारी वाजपेयी ने आरएसएस नामक वट वृक्ष को कैसे समझा था, ये उन्होंने 1979 यानी 1979 में इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख लिख के साफ साफ बता दिया था। मैं उस छपे हुए लेख का अनुवाद पढ़ रहा हूं। आरएसएस जो एक सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन होने का दावा करता है, उसे यह दिखाने के लिए अधिक प्रयास करना चाहिए कि वो राजनीतिक भूमिका नहीं चाहते हैं। मतलब आरएसएस कोई पॉलिटिकल रोल नहीं चाहती है। वाजपेयी ने कहा था कि यह संभव है कि कुछ लोग आरएसएस को लेकर वास्तव में आशंकित हों। वाजपेयी ने आरएसएस से यह आह्वान किया कि वो इस बात को साफ करे कि आरएसएस के हिंदू राष्ट्र का अर्थ भारतीय राष्ट्र से है और इसके सदस्य गैर हिंदू भी हैं। मगर आरएसएस ने कभी भी ऐसा नहीं किया, और इससे आरएसएस की कट्टर विचारधारा की साफ झलक मिलती है। वाजपेयी ने कहा कि आरएसएस को वैकल्पिक रूप से केवल एक हिंदू धार्मिक और सामाजिक सांस्कृतिक संगठन यानी हिंदू रिलीजियस कम सोशल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करना चाहिए। वाजपेयी के इस लेख के बाद आरएसएस के वट वृक्ष होने की सारी शंका खत्म हो जाती है। महात्मा गांधी का हत्यारा नाथूराम गोडसे, जो अलग अलग अखबारों के अनुसार आरएसएस स्वयंसेवक था, इसके इतिहास को एनसीईआरटी की किताब से हटा दिया गया। हटाने के बहुत कारणों में से एक कारण यह है कि आरएसएस अपने आप को गोडसे से जोड़ के नहीं देखना चाहती थी। मजे की बात यह है कि इतिहास के पन्ने से उस हिस्से को भी हटा दिया गया जिसमें गोडसे को पुणे का ब्राह्मण बताया गया था। तो क्या आरएसएस कुछ सालों बाद नए इतिहास में गोडसे को गांधी की जगह और गांधी को गोडसे की जगह रखना चाहती है?
और ऐसे बहुत सारे आरोप हैं जो इस वट वृक्ष पर लगता रहा है और आरएसएस नामक वट वृक्ष के पास इसका कोई जवाब नहीं है। मजे की बात यह है कि जिस संस्था का उदय 100 साल पहले हुआ है वो सैकड़ों सालों से रह रहे लोगों को इस देश का मानने से इनकार करता है। वीडियो पसंद आया हो तो जरूर शेयर करें। स्क्रिप्ट लिखने में मेरा साथ दिया था राहुल सेठी ने और आप जो देख रहे हैं उसकी जिम्मेवारी उठाई थी हितेश और गुरिंदर ने। धन्यवाद।